हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं जीएस डोज और इस सीरीज़ के अंदर यह है हमारा पार्ट 4। ठीक है। एंड पार्ट 4 के अंदर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर भी हम बात करेंगे कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की, जो कि आपके यूपीएससी एंड प्लस जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं या स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। तो इसका एक पार्ट जो था मतलब कुछ एमसीक्यूज हम डायरेक्टली करते हैं जो कि आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस हम स्टेटमेंट बेस करते हैं क्योंकि वनडे एग्जाम्स में भी कई बार स्टेटमेंट बेस पूछे जाते हैं। बट यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के अंदर तो डेफिनेटली जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा इस पर्टिकुलर सेशन का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट्री सोवर्निटी। देखिए, पार्लियामेंट्री सोवर्निटी की जब हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन तो देखेंगे उससे पहले आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सोवर्निटी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इंडिया में क्या एग्जिस्ट करता है? इंडिया में एग्जिस्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल 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 सोवर्निटी। ठीक है। भारत के अंदर जो है मतलब जो सबसे ऊपर है, टॉप पर है, सोवरन है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ये तो बात हो गई इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट है और आपको यहाँ पर क्या बताना है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको चेक कर लेना है कि पूछा क्या गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है, द कॉन्सेप्ट implies no parliament can pass law that future parliament can not change or repeal। ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के अंदर कोई भी लॉ जो है वो पार्लियामेंट पास करेगी। ठीक है। लॉ कौन पास कर रहा है? पार्लियामेंट कर रही है वहाँ की। ये पार्लियामेंट क्या कर रही है? लॉ को पास कर रही है। ठीक है। लॉ पास करेगी पार्लियामेंट, और वो क्या हो सकता है? अमेंड हो सकता है और रिपील भी हो सकता है बाय द सब्सिक्वेंट पार्लियामेंट के द्वारा। सब्सिक्वेंट मतलब जो उसके आने वाली पार्लियामेंट है, मतलब फ्यूचर में आएगी। जैसे अभी 2024 चल रहा है। ठीक है। तो जो 2024 में कहीं किसी भी देश के अंदर जो पार्लियामेंट है, फिर 2030 में कोई दूसरी पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट वही होगी, मतलब उसके अंदर जो गवर्नमेंट होगी वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी की होगी। तो उस जो लॉ 2024 में लाए गए वो 2030 में चेंज किए जा सकते हैं। दैट इम्प्लाइज दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि कोई नो पार्लियामेंट इज बाउंड बाय द लॉ इनेक्टेड बाय द प्रीवियस पार्लियामेंट। पिछली पार्लियामेंट ने या पिछली सरकारों ने कोई लॉ लाया है तो उसको बाध्य है प्रेजेंट वाली, है ना। कि सपोज 2024 से पहले, सपोज 2008 में कोई लॉ लाई थी कोई पार्लियामेंट, उसको पास किया, कानून बन गया। अब ऐसा नहीं है कि 2024 में जो गवर्नमेंट है, जिस गवर्नमेंट पार्टी की गवर्नमेंट है, वो उस लॉ को मानने के लिए बाध्य है, वो उसमें अमेंडमेंट कर सकती है या उसको खारिज कर सकती है। ठीक है। तो ये अधिकार होता है इस पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, द कॉन्सेप्ट इज प्रैक्टिसाइज्ड इन द यूनाइटेड किंगडम एंड न्यूजीलैंड। बिल्कुल इंडिया में है नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपका कहाँ पर चलता है? यूके में चलता है एंड न्यूजीलैंड के अंदर चलता है। ठीक है। अब ये वहाँ का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है फॉर द लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री सोवर्निटी। ठीक है। अब यूके के अंदर अगर जो हम बात करें पर्टिकुलरली यूके के अंदर, तो इसके अंदर पार्लियामेंट्री सोवर्निटी जो है वो कोडिफाइड नहीं है। कोडिफाइड नहीं है का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स इफ नॉट कोडिफाइड, नॉट कोडिफाइड, तो नॉट कोडिफाइड का मतलब ये होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वहाँ पर, संविधान जो है वो लिखा हुआ नहीं है, जैसे हम जानते हैं। ठीक है। बट इन केस ऑफ द न्यूजीलैंड, यहाँ पर बिल ऑफ राइट्स एक्ट आया था, एक बिल ऑफ राइट्स एक्ट, ये आया था 1990 के अंदर। उसके तहत न्यूजीलैंड का जो लॉ है वो सब चीज़ें चलती हैं। ठीक है। तो ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं पार्लियामेंट्री सोवर्निटी का कॉन्सेप्ट जो है वो यूके एंड न्यूजीलैंड, दीज टू आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है आपकी? करेक्ट है।
थर्ड स्टेटमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी असर्ट द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट ओवर द अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल ये भी करेक्ट है, क्योंकि देखिए हमारे देश में, भारत की हम बात करें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, उसके बाद फिर पार्लियामेंट और बाकी चीजें आती हैं, ठीक है। नन अबव, नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के अंदर पार्लियामेंट जो है सबसे ऊपर है, मतलब जो पार्लियामेंट कह देगी या जो रूल बना देगी या जो भी चीज़ कर देगी उसके ऊपर कुछ नहीं है। मतलब पार्लियामेंट ने अगर जो कोई लॉ बना दिया तो वो बाइंडिंग हो जाता है जुडिशरी के ऊपर भी, एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी और लेजिस्लेशन सिस्टम के ऊपर भी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके से फाइनल लीगल अथॉरिटी की तरह या अल्टीमेट सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी की तरह ये काम करती है यहाँ पर, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ 3, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द सेक्युलरिज्म इन इंडिया, भारत के अंदर जो सेक्युलरिज्म है उससे संबंधित स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, नॉट, इस चीज़ को बिल्कुल हाईलाइटेड रखना है आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही, किस चीज़ के बारे में है, सेक्युलरिज्म इन इंडिया, उससे संबंधित और क्या गलत है, ये बात कही गई है, ठीक है। तो करेक्ट इनकरेक्ट पूछा गया है, नॉट करेक्ट। ओके, तो पहले स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, द वर्ड सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म जब वर्ड आता है तो इससे इस चीज़ से रिलेटेड आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए। एक अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर। इस अमेंडमेंट के तहत जो है 3 नए वर्ड आपके जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये 3 शब्द जो है आपके भारत के प्रियम्बल के अंदर ऐड किए गए थे, प्रियम्बल के अंदर प्रस्तावना, ठीक है, उसके अंदर ऐड किए गए थे, ठीक, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के तहत। तो यहाँ पर क्या पूछा है, द वर्ड सेकुलरिज्म वाज नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड वाज एडेड थ्रू द 44। देखिए नॉट प्रेजेंट तो ठीक है, इतनी स्टेटमेंट तो आपकी जो आधी स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट यहाँ पर एडेड है, तो जो फर्स्ट हाफ की स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकेंड हाफ में वाज एडेड थ्रू 44th अमेंडमेंट, नहीं 42 अमेंडमेंट था, 44 नहीं था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, गलत है। आपसे पूछा क्या है, गलत ही पूछा है, तो आपने गलत में एक फाइंड कर ली। अगली स्टेटमेंट पे आते हैं, द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल एंड हेल्ड फेडरलिज्म एज अ पार्ट ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। और ये चीज़ इसने कब कही थी, एसआर बोमाई केस के अंदर। अब एसआर बोमाई केस कब हुआ था, सबसे पहले तो आपको ये पता हो, ये हुआ था आपका 1994 के अंतर्गत, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक फेडरल है और फेडरलिज्म इसका एक बेसिकली नेचर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, संघीय ढांचा है, और बेसिक संघीय ढांचा जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर। एक केस आपको याद होगा, केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड कॉइन किया था, वो वर्ड था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर, तो वही जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये फलाना चीज़ उसका हिस्सा है। तो इस केस के अंदर 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो फेडरल है या फेडरलिज्म है, फेडरल स्ट्रक्चर बेसिकली वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये रॉन्ग है। चलिए आगे देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बडीज द नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को नहीं फॉलो करता है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ड जो है ये गलत है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर एक या दो धर्म नहीं है, इंडिया के अंदर मल्टीपल रिलीजन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, नहीं है यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया आपका। आपसे पूछा क्या था, गलत ही पूछा गया था, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तीसरा गलत है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म भारत के अंदर है, उसकी वजह से ये स्टेट और मतलब सेपरेशन बिटवीन द कंप्लीट सेपरेट करता है रिलीजन और स्टेट को नहीं, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट जो है वो क्या करता है, ये देता है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, जितने भी रिलीजन है उनको
इक्वल रिस्पेक्ट देता है और प्रोटेक्ट करता है उनके रिलीजन को इक्वली। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द फीचर ऑफ रिगार्डिंग द फीचर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 की बात करते हैं तो उसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं, और आपको पूछा क्या है पहले वो चेक कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है करेक्ट, भाई कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहली स्टेटमेंट, द कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट वाज गिवन द राइट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है इंडियन अफेयर्स के अंदर, और उनको रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम जो है, किसको कंट्रोल कर रही है यहाँ पर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है। यहाँ पर पहली बार इन्होंने अपना हस्तक्षेप किया था। ठीक है, अब तो पहली बात तो ये तो करेक्ट हो गया। सेकंड पे आते हैं, द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नहीं, देखिए गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। ठीक है, 73 की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये बात हो गई, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो यहाँ पर हुआ नहीं, तो ये वाली तो स्टेटमेंट आपकी गलत है। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब हुआ, पहले तो ये भी जानना जरूरी है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये बनाया गया था 1833 के चार्टर्ड एक्ट के अंदर। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट जब आया था, और उसके अंदर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर्स जो थे वो उसको असिस्ट करने के लिए थे। और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना पहला व्यक्ति, वो कौन था, वो था लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, हास्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग ये नाम था। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी यहाँ पर, गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट पर आते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट में आपसे पूछा है, इट एक्सक्लूड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। अब देखिए ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, गलत है। क्यों है गलत, अभी देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट पहली बार कलकत्ता में स्टैब्लिश होती है। ये होती है आपकी मतलब लॉ तो आ गया था बट स्टैब्लिश बेसिकली 74 के अंदर होती है। ठीक है, पहली बात तो ये है। अब इस टाइम पर जब ये 74 में स्टैब्लिश हो जाती है तो इसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और 3 अदर जजेस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। 4 लोगों की ये पूरी ग्रुपिंग होती है। अब एक अमेंडमेंट होता है 1781 के अंदर। ठीक है, 1781 के अंदर एक अमेंडमेंट होता है। ठीक है, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देखिए 73 की बात चल रही थी, अब हम पहुंच गए हैं 81 पर, मतलब लगभग 8 साल हो चुके हैं यहाँ पर। तब एक अमेंडमेंट आता है दैट इज कॉल्ड एज अ एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके अंतर्गत एक्सक्लूड किया गया था रेवेन्यू मैटर्स को और मैटर अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जो बात कही गई है ना, ये 73 में नहीं हुआ था, इस 81 में हुआ था। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्लियर हो गई चीज, चलिए आगे देखते हैं। It made the governor of Bengal and Madras presidency subordinate to the governor general of Bengal. Definitely जब अब देखिए 3 प्रेसिडेंसीज वहाँ पर चल रही थी, बेसिकली गवर्नरशिप 3 जगहों पे चलती थी, एक तो बंगाल में, एक मद्रास में, एक कलकत्ता में। तो कलकत्ता को हेड बना दिया, तो ये डेफिनेटली ये दोनों जो हैं उसकी सब्सिडरी अलायंस में आ जाएंगे, मतलब उसके नीचे वाले पद में आ जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है आपकी यहाँ पर, करेक्ट है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है करेक्ट वन, तो आपकी 2 स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ओनली 2। ठीक है, ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गई, करेक्ट हो गई। अगला क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू पिट्स इंडिया एक्ट 1781। देखिए अभी एक सेटलमेंट एक्ट आया था हमारा पिछले क्वेश्चन में 1781 का। ठीक है, उसके बाद 3 साल बाद एक आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है और पूछा गया है करेक्ट। देखो 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में, ऊपर क्या है स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन में खासतौर पे, कि पूछा किस बारे में है और पूछा क्या है, मतलब सही पूछा है, गलत पूछा है, कोई रिलेशन पूछा, ये चीज जरूर चेक करनी है आपको। ठीक है, अगर जो आप होता है ना जनरली माइंडसेट क्या होता है कि हम करेक्ट करेक्ट ढूंढते रहते हैं, और कई बार होता है बीच में क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसमें नॉट करेक्ट पूछा गया है, या नॉट करेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं लगातार, बीच में करेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम
हमारा माइंड क्या होता है ना, एक ही फ्लो में चलता रहता है, तो वो चेंज हो जाता है जब क्वेश्चन, तो उसमें फिर वो आंसर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की। पहला स्टेटमेंट, इट एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इन इंडिया। बिल्कुल ये सही है, डबल गवर्नमेंट की बात करता है यहाँ पर। अब देखिए डबल गवर्नमेंट क्या हुआ, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत कंपनी जो थी, कंपनी कौन सी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी पॉलिटिकल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन को यहाँ पर क्या कर दिया गया था, डिस्टिंग्विश कर दिया गया था, अलग अलग कर दिया गया था। अब यहाँ पर दो चीजें बनाई गई, मतलब दो चीजें थी, एक तो पहले से थी, एक बाद में बनाई गई। अब इसमें क्या था, जो यहाँ पर लिखते हैं पॉलिटिकल फंक्शन और यहाँ पर कमर्शियल फंक्शन। अब जो कमर्शियल फंक्शंस थे उसको अलाउ किया गया, किसके लिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD लिखता हूँ मैं इसे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अलाउ किया गया कि वो मैनेज करेंगे कमर्शियल फंक्शंस को। ठीक है, ये तो पहले से ही थी कोर्ट ऑफ, अब देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये पहले से ही थी, ये नई नहीं बनाई। ठीक है, ये पहले से ही चली आ रही थी, ग्रुप था। अब ग्रुप कहाँ था भाई, ब्रिटेन में है, लंदन में बैठे हुए हैं सारा ग्रुप। ठीक है, अब एक नया ग्रुप बनता है यहाँ पर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल फंक्शंस को हैंडल करने के लिए या मैनेज करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। डुअल हो गया, दो दो चीज़ें हो गई ना सेपरेट, तो डुअल हो गया। और ये एक एस्टेब्लिशमेंट होती है डुअल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम की, बेसिकली शुरुआत होती है इंडिया के अंदर। हो ब्रिटेन से रही है, बट हो कहाँ रहा है एक्चुअली, इंप्लीमेंट कहाँ हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट है, द गवर्नर जनरल वाज गिवन एन इफेक्टिव कास्टिंग वोट इन हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इवन इफ नन ऑफ द मेंबर सपोर्टेड हिम। मतलब यहाँ पर एक बात कही गई है, स्टेटमेंट में कहा गया कि गवर्नर जनरल को एक बेसिकली एक वीटो पावर टाइप की दी गई है, अगर जो उसका मेंबर, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर के काउंसिल है वो अगर उसकी बात ना माने तो उसको एक वीटो पावर दी गई, अपनी बात बनवा ले, भैया हमने कह दिया तो कह दिया, ऐसा वाला सिस्टम, ये बात कही यहाँ पर। बट ये स्टेटमेंट एक्चुअली क्या है, गलत है, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, ये एक्ट क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है एक प्रिंसिपल, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत रिप्लेस करेगा गवर्नर जनरल एंड गवर्नर और उसकी काउंसिल ऑफ थ्री, जो तीन लोगों की काउंसिल मेंबर्स थी। ठीक है, so that only one member of council support him, he could have his way. The governor general was given a right। मतलब सिंपली ये हो गया कि सिंपली ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर एक्चुअल कहानी ये थी कि गवर्नर जनरल को इफेक्टिव वीटो कास्टिंग वोट था, बट उसके लिए कंडीशन ये थी कि जो तीन मेंबर की काउंसिल थी ना, देखिए एक गवर्नर जनरल था और एक तीन मेंबर की काउंसिल थी, तो तीन में से एटलीस्ट एक मेंबर, वन मेंबर, वो मेंबर, एक मेंबर कम से कम इसके सपोर्ट में है, कि मतलब इसके हक में वोट कर रहा है, देन ही हैज टू डिसाइड दैट कास्टिंग वोट अपना डाल के अपना काम निकाल सकता है। ये चीज़ है, अगर जो नन है तब तो करेक्ट ही हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, नन नहीं होगा यहाँ पर, एटलीस्ट वन मेंबर सपोर्ट हिम। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, गवर्नर जनरल ऑफ वॉज ऑथोराइज टू डायरेक्ट ऑल द मिलिट्री ऑपरेशन इन इंडिया। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का था, उसके अंतर्गत हमने क्या बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया एक आपका। ठीक है, जिसके अंदर 6 लोग होते थे, 6 कमिश्नर्स होते थे, 6 कमिश्नर सिस्टम था यहाँ पर बेसिकली, जिसके अंदर 2 कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, 6 में से 2 जो है वो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होंगे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल was basically a guide and control work of कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, और इनका काम मेन था ये कि कंट्रोल करना ऑल द मिलिट्री एंड सिविल मैटर्स इन द सिविल गवर्नमेंट, सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश टेरिटरी की इन इंडिया के अंदर। ठीक है, तो गवर्नर जनरल वॉज ऑथराइज नहीं था, यहाँ पर आपका आ जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उसी को पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल के अंदर ही आ जाएगा ना आपका सारा मोटा मोटा ये सारा काम। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई आपकी, थर्ड वन इज ऑल्सो अ रॉन्ग वन। फोर्थ पे आते हैं, द पोजीशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया केम अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, द पोजीशन ऑफ कंपनी इन इंडिया, ये आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के अंतर्गत आती है, उसके अधीन काम करती है। ठीक है, तो पहली करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, दो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो दैट इज ऑप्शन
बी हो जाएगा ओनली टू स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट वन। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब देखिए ये क्वेश्चन आया कॉन्स्टिट्यूशन डे का, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब 26 नवंबर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 26 नवंबर हम हर साल क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। उससे रिलेटेड आपकी दो स्टेटमेंट्स हैं। अब यू हैव टू फाइंड द करेक्ट और विद रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। देखिए ये स्टेटमेंट बेस्ड एक्चुअली एक टाइम हुआ करता था जब असर्शन एंड रीजन ये वर्ड्स बेसिकली यूज किए जाते थे क्वेश्चंस के अंदर। नाउ इट हैज बीन चेंज टू द स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। इस टाइप में थोड़ा सा पैटर्न को लिटिल बिट, फॉर्मेटिंग को लिटिल बिट चेंज किया गया है यहाँ पर, बट चीजें वही हैं, असर्शन रीजन वही सेम चीजें हैं। Statement 1. The Constitution of India is celebrated on 26 November every year to promote the constitutional values among the citizen. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी। ठीक है, इसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं हिंदी में अगर जो कहा जाए। और ये डेट तो हो गई, ईयर की बात करें 1949। ठीक है, इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था बेसिकली। और इफेक्टिव कब होता था ये आपको पता ही होगा, इफेक्टिव होता है 26 जनवरी 1950 को। दिस इज ऑन इफेक्टिव। और इस दिन हमने इसे क्या कर दिया था, अडॉप्ट कर लिया था कि भैया हमने बना लिया है और हम इसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली कुछ साल पहले मतलब जो संविधान दिवस मनाने की जो प्रक्रिया है ये कुछ टाइम पहले से ही शुरू हुई है, उससे पहले नहीं मनाया करते थे। मतलब ठीक था बट एज अ फेस्टिवल या एज अ डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। तो इसको किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया बेसिकली ये बात कही गई है। तो उसकी बात करें तो यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ लिखता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 15 नहीं सॉरी 19 है, हाँ 19 नवंबर को 2015 को ये नोटिफाई किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि 26 नवंबर को हम हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग द सिटीजन्स। ठीक है, तो ये डेट भी आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, कब से हम मनाना चालू कर रहे हैं, 2015 से। 19 नवंबर को ये नोटिफाइड आया था कि हम 26 तारीख से मनाएंगे। ठीक है, तो यू कैन रिमेंबर ऑल द थिंग्स। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। सेकंड पर आते हैं। ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 अ Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of this to prepare the draft of constitution। देखिए on 26 नवंबर 1949 को क्यों करेंगे भाई, है ना, इस डेट में तो हमने अडॉप्ट किया था, पहले तो डेट में ही गड़बड़ हो गई ना, तो दिस वाज रॉन्ग। हमने एक्चुअली ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी यहाँ पे लिखा हुआ था ना, कहीं कहाँ गया ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी की जो स्थापना करी हमने, एस्टेब्लिश किया कि भाई ड्राफ्ट हम बनाएंगे, हमने ड्राफ्ट कमेटी बनाई। तो ये था 29 ऑफ अगस्त का डेट 1947 को। 1947 20 अगस्त 29 अगस्त 1947 को हमने ड्राफ्टिंग कमेटी की सेटअप किया, मतलब बनाया उसे, और कि भैया अब हम संविधान बनाएंगे और अपना कुछ कुछ काम करेंगे अपना। ठीक है, तो इसके लिए हमने लगभग 2 साल का समय लिया, पूरा 2.5 साल का। ठीक है, तो ये चीज़ें रही। तो सेकंड स्टेटमेंट तो है कम्प्लीटली रॉन्ग हो गई, पहली ही करेक्ट है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। विद रिस्पेक्ट टू द रिजिडिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, रिजिडिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भारत का संविधान ना बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, बट हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू द रिजिडिटी। ठीक है, रिजिडिटी के विद रिस्पेक्ट के हिसाब से हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है एंड यू हैव टू फाइंड द करेक्ट वन, विच स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट वन। कोalition गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। ओके, तो देखिए कोalition गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट लेवल पर क्यों भाई, कोalition गवर्नमेंट जो है इनहेरेंट नहीं है कि भाई वो स्टेट लेवल पर ही होगी। ठीक है, अगर जो ऐसा होगा तो उससे क्या होगा, रिजिडिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक टिपिकल फीचर है जो डिटरमाइन करता है प्रोसीजर को। ठीक है, जो रिक्वायर्ड होता है अमेंडमेंट के लिए, स्कोप कि भाई क्या अमेंडमेंट हो सकती है, नेचर ऑफ स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स के लिए। ठीक है, तो कोalition इज नॉट रिजिड एट द स्टेट लेवल, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग वन। सेकंड स्टेटमेंट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। अब बेसिक स्ट्रक्चर है ये एस्टेब्लिश किया था कॉन्सेप्ट किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। किसमें, केशवानंद भारती केस के अंदर। ठीक है, तो
अब कब किया था? 1973 के अंदर। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। केशवानंद भारती केस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ केरला का केस था, गवर्नमेंट ऑफ केरला का केस था, ये केरला का केस था, ठीक है। इसी के अंदर ये कॉन्सेप्ट था, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कोर्ट ने कॉइन किया, और डॉक्ट्राइन जो था होल्ड करता है सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के जो अल्टर नहीं किए जा सकते, और डिस्ट्रॉय थ्रू द अमेंडमेंट। मतलब यहाँ पर देखिए, आपको पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी आज तक ये पूरा डिक्लेयर नहीं किया कि ये फलाना फलाना चीज़ें, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं या नहीं आती। उन्होंने ये स्पेशल पावर अपने पास रख ली कि भाई अगर जो कुछ ऐसे रूल्स बना दोगे आप जो लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ठीक नहीं है, तो वो उस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर में डाल देंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया तो दैट मीन्स इट हैज़ बीन नल एंड वॉइड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है। ये एक रिजिड चीज़ है। रिजिड मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिए, बदलिए, चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर सिंपली बात कही गई है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, उसको डैमेज नहीं कर सकते, उसका जो मूल ढांचा है दैट हैज़ टू बी फिक्स, ओके। डिक्रीज्ड पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी, ये भी गलत है। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी इन पार्लियामेंट, ये क्या करता है? अफेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी और एफिशिएंसी ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस को, ठीक है। बट इट डज नॉट इनहेरिट एंड इंक्रीज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिजिडिटी। मतलब देखिए, ये पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हुई किसी कारण से, मतलब होता है समटाइम्स, कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि 10 दिन का सेशन है और 7 दिन हंगामा ही रहा, सस्पेंड रहा, तो कुछ 1 या 2 बिल पास हो पाए, आधे आधे हो पाए, आधे नहीं हो पाए। तो ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो इट इज़ नॉट अ रिजिड, ठीक है, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी वन। तो ये भी आपका क्या है? गलत है ना। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछी गई है ना। तो यहाँ पर देखिए, एक ही चीज़ बनी है जो करेक्ट है रिजिडिटी के हिसाब से। तो रिजिडिटी के हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर ही रिजिड होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था करेक्ट वन। तो ओनली वन स्टेटमेंट, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर एसेंशियल फॉर अ फेडरल पॉलिटी। देखिए, फेडरल पॉलिटी के लिए कौन से एलिमेंट्स एसेंशियल हैं? ये 5 दिए गए हैं, जिसमें से आपको कोडिफाई करना है कि कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है आपका डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। बिल्कुल सही है, पहला तो पॉइंट आपका करेक्ट है। देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर है, जहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर आपका जो लोकल सेल्फ बॉडीज है, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, ये सब चीज़ें। तो एक चेन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर्स देखने को मिलती है यहाँ पर ऊपर से नीचे तक में, ठीक है। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं। यूनियन गवर्नमेंट के पास आपके बहुत सारे पावर्स हैं, जैसे नेशनल मैटर्स में फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, करेंसी, इंटर स्टेट ट्रेड, ये सारे जो मैटर्स है वो कहाँ किसके पास है? यूनियन के पास है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट के पास जैसे आपका हेल्थ, एजुकेशन, लैंड यूज़, इस तरीके के मैटर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर जो हम बात करें कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें होता है कि कई बार टैक्स, छोटे मोटे जो फेयर वगैरह होते हैं आपके इलाके में, गांव में या तहसील में, तो उस पर जो टैक्स लगता है तो वो कलेक्ट करना, तो ये छोटे मोटे काम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, पहला पॉइंट। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, ओके। तो देखिए, फेडरलिज्म के अंदर प्राइमरी कंसर्न जो होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, नॉट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिफरेंट ब्रांचेस के बीच में, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द ऑर्गन ऑफ द स्टेट। अब स्टेट है, यहाँ पर एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो सबका अपना अपना काम है, ठीक है, बट पावर का सेपरेशन नहीं है। मतलब जितना पावर यहाँ के जो हेल्थ वाला का जो चीफ होगा, हेल्थ मिनिस्टर का होगा अपने डिपार्टमेंट में, उतना ही पावर ट्रांसपोर्ट वाले का अपने डिपार्टमेंट में। मतलब यहाँ पर ऐसा सेपरेशन ऑफ पावर्स का नहीं है डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। वाइल सेपरेशन ऑफ पावर जो है अमंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या जुडिशरी, ये बेसिकली की फीचर है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, नॉट अ यूनिक और एसेंशियल फीचर, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक यूनिक फीचर हो सकता है, मतलब की फीचर हो सकता है, बट एक यूनिक या एसेंशियल फीचर नहीं है, ठीक है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं।
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल भाई, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, ये तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। भारत का संविधान एक लेंथीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फाउंडेशन है, लीगल फ्रेमवर्क है फॉर द फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, फेडरलिज्म इज अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट रादर देन द डिफरेंट ब्रांचेस, जैसे हमने बात कर चुके हैं ऑलरेडी हम इस चीज़ के बारे में। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखिए, जुडिशियल रिव्यू और मैकेनिज्म जो होता है बेसिकली ये रिजॉल्व करता है क्या, डिस्प्यूट्स को, किसके बीच में, स्टेट्स के बीच में या सेंटर स्टेट्स के बीच में। ठीक है, इस तरीके के डिस्प्यूट्स को बेसिकली ये क्या करता है, या आप कह सकते हैं इसको डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें रिजॉल्व करने का काम जुडिशियली करती है, जुडिशियल रिव्यू करती है, जे आर बेसिकली जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जुडिशियल सुप्रीमेसी नहीं है। सुप्रीमेसी का मतलब ये हो गया कि भाई पार्लियामेंट करे ना करे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो भाई वही होगा, ऐसा नहीं है, है ना। रिव्यू की बात होती है, सुप्रीमेसी की यहाँ पर बात नहीं है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जैसे आपको पता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर जो फिफ्थ पॉइंट है, टू पार्टी सिस्टम। अब देखिए, टू पार्टी सिस्टम इस मतलब फेडरल पॉलिटी का हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई कोई फेडरल पॉलिटी है, मतलब किसी देश में फेडरलिज्म है, जैसे भारत के अंदर फेडरलिज्म है, तो यहाँ पर दो ही पार्टी होंगी। मल्टीपल पार्टी सिस्टम है भाई, हमारे देश में कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, कुछ नेशनल पार्टीज हैं, कुछ स्टेट पार्टीज हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिलेंगी। फेडरल सिस्टम के अंदर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है। नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज मोर रिलेटेड टू द इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं, तो टू पार्टी सिस्टम भी नहीं है आपका यहाँ पर। तो करेक्ट स्टेटमेंट है फेडरल पॉलिटी से रिलेटेड, तो एक तो फर्स्ट पार्ट आ गया और एक ये आपका आ गया थर्ड वन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ओनली 2 आइटम्स, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, एक्चुअली थोड़ा पेयर होना था, गैपिंग होनी थी इनमें, बट कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही समझ लेंगे। फीचर्स दिए गए हैं और कहाँ से हमने वो बोरो किए हैं, सिंपल मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है आपका। रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल का जो प्रोसेस है वो कहाँ से लिया है, यहाँ पे लिखा है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नहीं, ये हमने कहाँ से बोरो किया है, ये हमने कनाडा से नहीं लिया है, ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसे प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया दैट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसके अंदर इन्वॉल्व होता है बाय द पार्लियामेंट और द सेक्शन सैंक्शन बाय द प्रेसिडेंट, मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो ये वाला तो एक मैच गलत है। लॉ मेकिंग प्रोसेस हमने ब्रिटेन से लिया है, बिल्कुल ये तो करेक्ट है भाई। लॉ मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम ब्रिटिश जो है हमारा, ब्रिटेन हमारे ऊपर काफ़ी लंबे समय तक राज किया ब्रिटिश ने, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें मोर और लेस समझ में आता था कि हो कैसे रहा है चीज़ें, तो उसको अडॉप्ट करना बहुत ईजी काम थोड़ा सा रहा है यहाँ पर। ठीक है, हैवीली इन्फ्लुएंस रहे हैं हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, रिटर्न नहीं है बट ठीक है, लॉ तो है लॉ। तो सेकंड करेक्ट है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, दिस हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कनाडा नॉट अमेरिका। ये भी गलत हो गया, ये गलत है भाई। ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। ठीक है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है, अमेरिका से नहीं। ठीक है, ओके। अगला है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ये भी आपका क्या है, एक मिनट, इसमें पूछा क्या गया था भाई, सॉरी मैंने देखा ही नहीं। तो देखो, मैंने अभी ऊपर का तो देख लिया, नीचे देखा ही नहीं। करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है करेक्ट वन, है ना। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से नहीं लिया है। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो सही क्या है, सिर्फ एक, तो मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, देखिए जैसे इस क्वेश्चन को जब मैं कर रहा था तो मैंने नीचे वाला पार्ट नहीं देखा, तो थोड़ा सा मुझे एक सेकंड के लिए कन्फ्यूजन हुआ कि भाई पूछा क्या था इसमें। तो इसलिए जो गलती भाई सबसे हो जाती है, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि क्वेश्चन के बाद ये चीज़ स्टेटमेंट बेस में जरूर चेक कर लें कि पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, रॉन्ग पूछा है, क्या पूछा गया है। उसके बाद आप स्टेटमेंट पे जाएंगे। जो मुझे प्रोसेस अच्छा लगता है कि भाई इस तरीके से आप अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को,
तो गलती होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है, और टाइम भी आपका बचता है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 का जो आया था आपका काउंसिल एक्ट, उससे रिलेटेड है, और यहाँ पर हमने वापस से वो गलती नहीं करी। क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। पहला स्टेटमेंट, फॉर द फर्स्ट टाइम इट associated Indians with the Viceroy Legislative Council। पहली बार इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, इसके अंतर्गत जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंडियंस को रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया काउंसिल के अंदर बाय एसोसिएटेड विद द बाय लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर, मतलब कानून बनाना है तो उसके लिए जो एक कमेटी होती है, ग्रुप होता है, उसके अंदर जो है इंडियंस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था इस पर्टिकुलर एक्ट के दौरान। अब इस एक्ट के दौरान जैसे कि इंक्लूड तो किया गया, बट यहाँ पर जो है वॉइस रॉय ने क्या किया था, नॉमिनेट किया था कुछ इंडियंस को, क्या नॉमिनेट किया था वॉइस रॉय में। वॉइस रॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसी में होगा। वॉइस रॉय ने क्या किया, नॉमिनेट किया, इलेक्ट नहीं किया, नॉमिनेट किया, ठीक है, इन हिज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में। नॉन ऑफिशियल मेंबर, ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में, ठीक है, टू एक्सपेंड हिज काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसके लिए ये तो 61 का था। इसके बाद ये तो बता दिया भैया हम लेंगे कुछ लोगों को, नॉमिनेट करेंगे। अभी नॉमिनेट किया किस साल, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 1862 के अंदर ये नॉमिनेशन होता है। यहाँ पर 3 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, और इस टाइम पर लॉर्ड वॉइस रॉय कौन था ये भी आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड कैनिंग। देखिए भगवान लिखते हैं लोग, ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं हम भी ये सब पढ़ते आ रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग और सब लॉर्ड लॉर्ड। चलिए, तो कैनिंग, तो ये था यहाँ पर वॉइस रॉय। अब इनने 3 लोगों को ऐड किया, वो कौन थे, राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ठीक है। तो ये 3 नाम आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, नो गलती, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 3 इंडियंस को ऐड किया गया था 1861 के तहत, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, इट एम्पावर्स द वॉइस रॉय टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आज की डेट में भी वॉइस रॉय, देखिए एक टाइम पर था वो वॉइस रॉय, और आज की डेट में हमारे यहाँ पर भारत में कौन है, प्रेसिडेंट है। तो इमरजेंसी लगेगी भारत में, तो कौन ऑर्डिनेंस इशू करेगा, ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर गवर्नर के पास होती है या फिर आपके प्रेसिडेंट के पास, और उस टाइम पर वॉइस रॉय के पास हुआ करती थी। इस पर्टिकुलर एक्ट के दौरान उनको मिल गई है पावर कि भाई वो ऑर्डिनेंस अपना इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट है। इट गिव्स द रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड कैनिंग इन 1859। देखिए ये जो एक्ट आया था ना, काउंसिल एक्ट 1861, उससे 2 साल पहले लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की बात कही थी। मतलब उसने कहा था कि भाई ऐसा होना चाहिए पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, अब देखिए आज की गवर्नमेंट में, इसको आप आज की गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। ये तो हो गए प्रधानमंत्री। अब इनके नीचे जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, होम मिनिस्ट्री हो गई, होम एचएम, होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो गई, है ना। तो जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री हैं, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पोर्टफोलियो सिस्टम। मतलब एक मुख्य व्यक्ति, उसके नीचे डिफरेंट जो मंत्री हैं उनको अपना अपना विभाग दे दिया गया, भैया आप ये काम संभालो, इन क्षेत्र में आप काम देखो, ठीक है। तो ये चीज भी आपकी इसी टाइम पर हुई थी। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है आपकी, करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 करेक्ट है, दैट मीन्स आपसे पूछा भी करेक्ट गया था, तो ऑप्शन डी हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए फिर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों से भी कराओ भाई थोड़ा सा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।